नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी। अगले 5 साल में 50,000 करोड़ होगा खर्च। ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार काम शुरू। पीएमओ के दखल के बाद 2 केंद्रीय मंत्रियों की माफी। लेह में एयर इंडिया के मुसाफिरों को उतारने का मामला। भविष्य में ऐसी घटना न होने का दिया भरोसा। महाराष्ट्र में 18 मेडिकल कॉलेज के 4,000 से ज्यादा डॉक्टर बेमियादी हड़ताल पर। मुंबई के भी 4 अस्पताल शामिल। वेतन बढ़ोतरी, सुरक्षा और बॉन्ड समेत 10 बड़ी मांगें। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, विज्ञान गणित नहीं पढ़ाने वाले मदरसे होंगे स्कूल की श्रेणी से बाहर। नहीं मिलेगी सरकारी मदद। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने किया विरोध। दिल्ली सरकार ने विज्ञापन बजट को 21 गुना बढ़ाया। चालू वर्ष के लिए 526 करोड़ का आवंटन। विपक्ष का एतराज, कहा जनता के पैसे का दुरुपयोग। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। महाराष्ट्र के 18 मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टर आज से बेमियादी हड़ताल पर हैं, जिनमें मुंबई के 4 कॉलेज भी शामिल हैं। इन कॉलेजों के 4,000 से ज्यादा डॉक्टरों के काम पर न आने से सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को हो रही है। डॉक्टरों ने सरकार के सामने वेतन बढ़ोतरी, सुरक्षा समेत 10 मांगों की अपनी एक सूची दे दी है। मुंबई के जे नायर, केईएम और सेंट जॉर्ज अस्पताल समेत महाराष्ट्र के 18 मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इन 4,000 डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लगी हैं और भर्ती मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आज से सामूहिक पलायन कर रहे हैं और हमारी 10 मांगे थी जो कई दिनों से हमने मिनिस्टर साहब के सामने रखी थी, प्रशासन के सामने रखी थी। इसके बाद भी प्रशासन से जब कोई पॉजिटिव ठोस कदम उठाए नहीं गए हैं तो हमने मजबूरन ये निर्णय लेना पड़ा है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी MARD ने सरकार को अपना 10 सूत्रीय मांग पत्र दिया है। इसमें स्टाइपेंड बढ़ाए जाने, काम के घंटे तय किए जाने, डॉक्टरों की सुरक्षा, अस्पतालों में CCTV कैमरा लगवाना और डॉक्टरों की सुविधाओं में इजाफा करने की मांग शामिल है। MD-MS करने के बाद जो 1 साल का महाराष्ट्र शासन का कंपलसरी बॉन्ड है वो किसी भी डॉक्टर को उसी की स्पेशलिटी में मिलना चाहिए और वो विदिन 1 मंथ अगर उसको नहीं दे पाते हैं तो उसको रिलीव कर देना चाहिए। हमारी दूसरी मांग ऐसी थी कि जिस रेसिडेंट को ऑन ड्यूटी ट्यूबरक्लोसिस TB क्षय रोग हो जाता है उसको 2 महीने का पेड लीव मिले और उसका साल बर्बाद ना हो। MARD का कहना है कि वो पिछले 5 साल से ये मांगे दोहरा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। इधर राज्य सरकार ने कहा है कि वो डॉक्टरों की मांगों पर विचार कर रही है और डॉक्टरों को अपनी हड़ताल वापस ले लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो डॉक्टरों की इस हड़ताल, उसके दूसरे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर RK गुप्ता साहब हैं, पूर्व संयुक्त सचिव हैं में से। गुप्ता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। और सबसे पहले तो जिस तरीके से डॉक्टरों की मांगे हैं, जो सबसे बड़ी मांग दिख रही है कि जिस फील्ड में, जिस स्पेशलाइजेशन के साथ वो आ रहे हैं उसी में उनको जॉब के लिए दिया जाना चाहिए। प्रोसीजर क्या कहता है और किस तरीके से भी दिक्कतें हैं? दिक्कतें साहब ऐसा है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने ऑर्थोपेडिक्स में स्पेशलाइजेशन किया, MD या MS किया, मगर मुझे कैजुअलिटी में डाल दिया जाता है। तो मैं अपनी ड्यूटी जो है वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाता हूं और जो मुझे एक्चुअली मरीजों की मदद करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए वो स्पेशलिटी में नहीं कर पाता हूँ। तो जो हमारी स्पेशलाइजेशन होती है, कायदे से हमें उसी फील्ड में जॉब दिया जाना चाहिए। और ये देखा ये जा रहा है कि गवर्नमेंट के पास जिस स्पेशलाइजेशन में सीट वेकेंट होती है उससे मिलते जुलते डॉक्टर को उसमें रख दिया जाता है। इससे जो हमारा डॉक्टर है वो काम करने में असमर्थ भी होता है और पूर्ण रूप से उसका मन भी नहीं लगता, तो वो सही सेवाएं नहीं दे पा रहा है। मेरा मानना ये है कि हमारे डॉक्टरों को उसी फील्ड में जॉब दिया जाए जिसमें उसने डिग्री की। और दूसरा एक बड़ा, जो मैं कहूँ कि डिमांड दिख रही, बड़ी डिमांड है, वो है बॉन्ड को लेकर। बॉन्ड का क्या पेच है इस वक्त? दिल्ली माने हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट या और बहुत सारी स्टेट्स में एक बॉन्ड भरवाया जाता है जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। उसका औचित्य ये होता है कि आप सरकार में 1 साल तक डॉक्टर जो हैं मरीजों की सेवा करेंगे उस फील्ड में जिसमें वो काम किए हैं। अब
वो हो क्या रहा है कि 3 महीने तक ये जॉब दिलवाया जाएगा उस डॉक्टर को, और अगर डॉक्टर को जॉब नहीं मिलता है तो उस बॉन्ड से मुक्त किया जाता है। अब अगर मान लीजिए हम देखें कि बच्चे ने जनवरी में अपना काम पूरा कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, और उसे मार्च तक आपने कोई जॉब नहीं दिया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च एक 30 साल का नवयुवक बिना किसी काम के बेकार हो जाता है, और 3 महीने तक वो खाएगा कहाँ से? सारा कुछ अपने पेरेंट्स पे निर्भर करे। ये भी ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स इस स्थिति में हो कि वो उसे खिला पाएँ, और सरकार उसे उस दौरान कुछ देती नहीं है। या तो ये बॉन्ड रखते हुए सरकार ये कहे कि भाई जिस वक्त हम आपको जॉब नहीं देंगे वो 3 महीने के हम सैलरी आपको बिना जॉब के भी देंगे। यानी इस 3 महीने के दरमियान वो प्राइवेट प्रैक्टिस या प्राइवेट कुछ नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो सरकार से बंधा हुआ है, बॉन्ड से बंधा हुआ है, और ये 3 महीने बाद उसे बॉन्ड से रिलीज करते हैं। हमारा मानना ये है कि जब उसने ग्रेजुएशन की उसी दिन उसे जॉब तैयार मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो मैक्सिमम 10-15 दिन रख लीजिए, हार्ड साइड पे आप 1 महीना रख लीजिए। 1 महीने से ज़्यादा का बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर 1 महीने तक गवर्नमेंट उसे जॉब नहीं देती है तो उसको बॉन्ड मुक्त कर देना चाहिए, ये मानना है। एक बड़ा जो फैक्टर है जो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी राज्यों में दिखता है, वो सिक्योरिटी को लेकर है। ये एक सामाजिक समस्या बन चुकी है, और डॉक्टर सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। डॉक्टर कभी किसी से लड़ते नहीं, उनसे एक नोबल प्रोफेशन होने की वजह से हाईएस्ट डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन या शराफत की उम्मीद की जाती है, और उनको जब मायने आड़े हाथों ले लिया जाता है या उनके ऊपर असॉल्ट किया जाता है। अगर आप देखिए तो किसी भी व्यक्ति की डेथ तो अस्पताल में ही होगी। जब वो वहाँ गुजरेगा तो उस डेथ को एक्सेप्ट करने के बजाय रिलेटिव उसमें दोष ढूंढना लगते हैं कि डॉक्टर की क्या कमी है, और नाजायज तरीके से डॉक्टर के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं। यहाँ तक कि मारपीट, गाली गलौज, ये आम बात हो गई है ऑल ओवर इंडिया। अगर आप देखें तो दिल्ली में पिछले 1-1.5 साल में 33 स्ट्राइक हुई हैं। मुद्दा मेन सिक्योरिटी का है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें हम देखें तो ये महाराष्ट्र के डॉक्टर या दिल्ली के डॉक्टर नहीं, पूरे इंडिया के डॉक्टरों के लिए ये समस्या बन चुकी है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी निकाला है कि किसी भी जगह अगर ऐसा काम होता है तो उन पेशेंट के अटेंडेंट्स को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाएगा, और उनके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस का काम हो जाएगा, चालू हो जाएगी कार्रवाई। मगर ये डॉक्टर हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे मरीज या उनके रिश्तेदारों को तंग किया जाए, या ये वाला नौबत आए कि जिसमें उनके ऊपर कार्रवाई हो। मुद्दा ये है कि क्यों नहीं हमारे समाज में ये बात समझ आती कि अगर कोई भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहा है, वो पूरे मन से सेवा कर रहा है, तो उसके नेगेटिव आउटकम्स को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई भी डॉक्टर चाहते हुए किसी मरीज का बुरा नहीं करता। बिल्कुल, ये फैक्ट है। लेकिन इस पर जो एक रुख है, मैं कहूँ एक वर्ग है, वो ये कहता है कि डॉक्टर जिस प्रोफेशन में है, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे मैं कहूँ राज्य में दिन में लाखों मरीज पहुंचते हैं अस्पतालों में, और ऐसे में स्ट्राइक कितनी जायज़ है? क्या अपनी मांगों को रखने और उन्हें मनवाने के लिए कुछ दूसरे विकल्प नहीं है डॉक्टर्स के पास? सर मैं आपको बताऊं तो सारे विकल्प जब खत्म हो जाते हैं तब डॉक्टर स्ट्राइक पे जाता है। हम जब एंड रिजल्ट आ चुका है, स्ट्राइक हो रही है, तब हम ये विकल्पों की बात कर रहे हैं। इन्हीं डॉक्टरों ने पिछले 5 साल से सरकार के साथ 100 बार मीटिंग की, 100 बार अपनी समस्याएं रखी, मगर उन समस्याओं को गौर नहीं किया गया, या कुछ पे गौर भी किया गया तो उनको कार्यान्वित नहीं किया गया। आपने हमारे से वादा किया कि हम ये 1 साल में समस्या सॉल्व कर देंगे, मगर आज 1 साल के बजाय 3 साल हो गए, समस्या वहीं के वहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गवर्नमेंट ने कहा कि हर 3 साल के बाद 10% इजाफा होगा आपके स्टाइपेंड में, और 10% इजाफा होगा आपकी ट्यूशन फी में। ट्यूशन फी तो बढ़ा दी गई क्योंकि सरकार को फायदा हो रहा है, मगर स्टाइपेंड आज तक नहीं बढ़ा 3 साल बाद। तो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट का 2 तरफा रुख कहाँ तक जायज़ है। और अगर ये देखते हुए अगर डॉक्टर स्ट्राइक करते हैं तो प्लीज हमें दोषी ना ठहराया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से। कि डॉक्टर्स भी और सरकारें भी गंभीरता से लें मसलों को, और समय रहते उनका विकल्प जो है उन पर विचार करें और उनको अमल करें। बहुत शुक्रिया गुप्ता जी। एक छोटी सी बात बहुत ही संक्षिप्त में, हमारे 42 डॉक्टर बहुत ही कम समय में टीबी से ग्रस्त हुए हैं, और जबकि उनको छुट्टी, ये प्रोफेशनल हैजार्ड है, उनकी 6 महीने की छुट्टी बनती है, वो सिर्फ 2 महीने की छुट्टी की मांग कर रहे हैं। ये बहुत ही जायज़ मांग है, इस पे भी गौर किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका।
तो ये थी हमारी पहली खबर। और ब्रेक के बाद आगे आपको दिखाएंगे फिलीपींस में नौका हादसा। गांव-गांव तक इंटरनेट, नया जमाना, नई तकनीक, कितना बदलेगा देश। देखिए RSTV विशेष डिजिटल इंडिया आज शाम 7:30 बजे। किसानों की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। जहां सिंचाई योजना का मकसद हर खेत को सिंचाई के साधनों से जोड़ना है, वहीं साझा बाजार के जरिए किसानों को पैदावार के लिए बेहतर मूल्य मिलने में मदद देनी है। भारत में फिलहाल 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, लेकिन इसमें से 65% क्षेत्र में सिंचाई के साधन नहीं हैं। इन इलाकों तक सिंचाई का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत जिला स्तर पर सिंचाई की योजना बनाई जाएगी। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि हर खेत को पानी मिले और पानी बचाने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए जो पानी के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी चाहिए, वो व्यवस्था के अंदर लाई जाए। कैबिनेट ने बुधवार को ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत देश भर में फैले 585 थोक बाजारों को मिलाकर एक ऑनलाइन बाजार स्थापित किया जाएगा। इस पर अगले 3 साल में 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पहल से किसानों को देश के किसी भी कोने से बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद मिलेगी। नई व्यवस्था से मंडियों में बिचौलियों पर नकेल कसने में भी मदद मिलेगी। पूरे राज्य के लिए एक लाइसेंस होगा, उसके अतिरिक्त सिंगल पॉइंट लेवी होगी। प्राइस डिस्कवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस होंगे। कौशल विकास और उद्यमिता योजना 2015 को भी केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत देश भर में युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात बेहतर होने की सूरत में ही आफ्सा कानून को हटा दिया जाएगा। दरअसल कल ही आई एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को हटाने की मांग दोहराई गई। संस्था ने इसकी धारा 7 को तत्काल खत्म करने की मांग की है। 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को हटाना राज्य की बीजेपी पीडीपी सरकार के एजेंडे में शामिल है, लेकिन इसके लिए पहले सभी जरूरी पक्षों की सहमति आवश्यक है। पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों से सरकार फिलहाल कोई बातचीत नहीं करेगी। ऐसे हालात पैदा हों और ऊपर वाले से मैं बराबर यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसे हालात पैदा हों ताकि अफस्पा की इस देश में कहीं जरूरत ही न रह जाए, ये लगाने की नौबत न आए। ऐसे हालात पैदा हों, इसमें सभी के कोऑपरेशन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल के बाद एयर इंडिया के फ्लाइट से यात्रियों को उतारे जाने के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने माफी मांगी है। हालांकि उन्होंने कहा कि सवारियों को विमान से उनकी जानकारी में नहीं उतारा गया। इस मसले पर विपक्षी दलों के बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट तलब की थी और इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। आरोप है कि बीती 24 जून को लद्दाख में एयर इंडिया की फ्लाइट से 3 यात्रियों को उतार दिया गया और उनकी जगह गृह राज्य मंत्री और उनके 2 सहयोगियों को सवार कर दिया गया, जिसकी वजह से एयर इंडिया की उड़ान करीब 1 घंटे की देरी से उड़ी। Inconvenience to all concerned. We regret it. In future, we'll avoid such incidents. Another thing is to get at the truth.
I understand references also come to the ministry from the Prime Minister's office. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि मानसून जो सत्र होगा उसमें जीएसटी और भूमि अधिग्रहण से जुड़े बिलों को पारित करा लिया जाएगा। हालांकि बीजेपी को यह एहसास भी है कि ललित मोदी विवाद में हुए कई खुलासों के बाद विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस को राजी करना आसान नहीं होगा। कांग्रेस के रुख से साफ है कि इन विधेयकों के पारित होने के रास्ते में अभी बड़ी अड़चनें बाकी हैं। The government is hopeful that no political party will take an anti-growth position, an anti-development position as far as the country is concerned, and bills like the GST and the land bill are extremely necessary for that purpose. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि ललित मोदी विवाद का असर 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र पर नहीं पड़ेगा। जेटली ने उम्मीद जताई कि जीएसटी और भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून से जुड़े विधेयकों को पारित करा लिया जाएगा। Some people may be of relevance to television channel. They are of no relevance to governance as far as the government of India is concerned. हालांकि कांग्रेस ने इन बिलों को लेकर केंद्र सरकार के रुख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अरुण जेटली जी हमें ये बता दें कि जीएसटी जब यूपीए सरकार ला रही थी तब भाजपा उसका विरोध क्यों करती थी, ये हमें बता दें। दूसरा हमें ये बता दें कि जब भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से लैंड बिल पास किया था तब उनको ख्याल नहीं आया था कि ये विकास के लिए जरूरी है कि नहीं है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को वीजा दिलाने में मदद करने के आरोप में कांग्रेस पिछले कई दिनों से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस्तीफा नहीं होने की सूरत में कांग्रेस ने ये मुद्दा संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जोर शोर से उठाने की चेतावनी भी दी है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी लंदन से ही एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं और ललित मोदी ने इस बार बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल के हवाला कारोबारी विवेक नागपाल से रिश्ते के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दल अब इस मामले पर बीजेपी से सफाई मांग रहे हैं। हालांकि सुधांशु मित्तल ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। ललित मोदी का ये ताजा ट्वीट अब विवादों की नई वजह बन गया है। लंदन से किए गए इस ट्वीट में बीजेपी नेता और टेंट कारोबारी सुधांशु मित्तल पर हवाला कारोबारी विवेक नागपाल से संबंध होने का दावा किया गया है। सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे के मामले में विवादों के बाद विपक्षी दल अब सुधांशु मित्तल के मामले पर केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। ललित मोदी is trying to divert the attention from the Modigate scandal. Modigate scandal, as we see it today, as explained by the Finance Minister, Mr. Arun Jaitley, they think that they can easily explain this away. They can keep quiet for some time. Everything will be blown over. It will die a natural death, so nothing will happen after some time. जो सुंदरा राजे और सुषमा स्वराज का इस्तीफा न देने की वजह से इज्जत जो भारतीय जनता पार्टी की मिट्टी में मिल रही है वो अब लौट के वापस नहीं आने वाली। अब मोदी जी इस्तीफा ले चाहे न ले, भारतीय जनता पार्टी का जो डबल स्टैंडर्ड है वो इस देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। हालांकि ब्रुसेल्स गए सुधांशु मित्तल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उधर बीजेपी ने कहा है कि वो किसी भी तरह की अनियमितता के समर्थन में नहीं है। ललित मोदी जी क्या पूछ रहे हैं वो उनका विषय है। इन्वेस्टिगेशन में मैटर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख बड़ा स्पष्ट कर दिया है। किसी भी विषय में कोई भी इर्रेगुलरिटी का हम समर्थन नहीं करते। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सेक्रेटरी ओमिता पॉल्स के भी नागपाल से संबंध होने के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, ललित मोदी ने एक दिन पहले ही बीजेपी सांसद वरुण गांधी से लंदन में मुलाकात की बात भी कही थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वरुण गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जरिए सभी मामलों के निपटारे का भरोसा दिया था। आईपीएल में मैच फिक्सिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे ललित मोदी 2010 से ही लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार ने अपने विज्ञापन बजट को 21 गुना बढ़ा दिया है। केजरीवाल सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विज्ञापनों पर खर्च के लिए 526 करोड़ रुपए का आवंटन किया। विपक्षी दलों ने इसे जनता के पैसे के दुरुपयोग के साथ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करार दिया है, तो वहीं सरकार ने पब्लिसिटी पर हो रहे इस खर्च को जायज बताया। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम तमाम होर्डिंग्स में, आवाज रेडियो पर और उपलब्धियों का गुणगान टीवी पर चल रहे सरकारी विज्ञापनों में सुना जा सकता है। हाल ही में पेश बजट में राज्य सरकार ने मीडिया पब्लिसिटी के लिए भारी भरकम 526 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।
खास बात यह है कि पिछले साल इसके लिए सिर्फ 24 करोड़ रुपए, जबकि 2013 में शीला सरकार के दौर में 28 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब विपक्षी दल इसे जनता के पैसे का दुरुपयोग बताकर केजरीवाल सरकार पर हमले कर रहे हैं। हमारा आरोप है सीधा सीधा, और हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इसके ऊपर जवाब दें, क्योंकि ये संगीन मामला और कई चीज़ें हमारे प्रूफ पे हमारे पास प्रूफ भी है कि आप कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपने ना टेंडर किया, ना आपने रेट कॉन्ट्रैक्ट किए, उन लोगों के साथ आपने एडवर्टीजमेंट निकाले जा रहे हैं। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के ऊपर बढ़ोतरी किस तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, हमारी समझ से बाहर है। केजरीवाल के सहयोगी रहे प्रशांत भूषण का कहना है कि दिल्ली सरकार इन विज्ञापनों से सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी हालिया दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। भूषण ने अदालत के आदेश की अवमानना का केस दायर करने की बात भी कही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि कोई भी सरकारी इश्तिहार और सरकारी पैसा किसी पार्टी, किसी सरकार या किसी मंत्री को प्रमोट करने के लिए या किसी विपक्ष दल या उसके नेता के खिलाफ बोलने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। केजरीवाल सरकार के होर्डिंग्स और विज्ञापनों को दिल्ली में जगह जगह देखा जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक आरटीआई के जवाब में इन विज्ञापनों पर हुए खर्च पर अनभिज्ञता जाहिर की है। हालांकि दिल्ली सरकार ने विज्ञापनों पर हो रहे खर्च को पूरी तरह जायज ठहराया है। हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों तक सरकार का काम भी पहुंचे, और विज्ञापन के जरिए पहुंचेगा। हम जनसभाएं करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उससे पहुंचेगा। हम तो लोगों तक अपना काम पहुंचाएंगे ना, ताकि लोगों को उसका फायदा मिले। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया है कि ये स्वराज बजट जनता से पूछकर बनाया गया है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सत्ता में आने से पहले पारदर्शिता और जनता का पैसा जनता की सहूलियत के लिए इस्तेमाल में लाने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद पारदर्शिता तो दूर की बात, जनता की गाड़ी कमाई भी सरकार अपने प्रचार प्रसार में ज्यादा इस्तेमाल में लाती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई न कराने वाले मदरसों को नॉन स्कूल की श्रेणी में डाल दिया है। सरकार के आदेश के मुताबिक शिक्षा के अधिकार कानून के तहत ऐसे मदरसों को अब स्कूल नहीं माना जाएगा। विपक्षी दलों ने जहां सरकार के इस फैसले की आलोचना की, वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मदरसों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जाएगा। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जो मदरसे अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों के साथ औपचारिक शिक्षा मुहैया नहीं कराएंगे, उन्हें स्कूल का दर्जा नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के मुताबिक शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत जिन बच्चों की नेशनल स्कूल करिकुलम की पढ़ाई नहीं होती है, वो आउट ऑफ स्कूल माने जाते हैं, और ऐसे पढ़ाई जिन मदरसाओं में नहीं होती है, उन मदरसाओं में ये पढ़ाई देने का काम हम करेंगे, जहाँ साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स पढ़ाया जाएगा। उनकी धार्मिक शिक्षा पर कहीं भी हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि मुस्लिम संगठनों के साथ विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। महाराष्ट्र सरकार ने मदरसा के छात्रों को स्कूली छात्रों के सर्वेक्षण से अलग रखने का निर्णय एक बहुत ही गलत तरीके से लिया है। स्कूली बच्चों को सांप्रदायिक और धार्मिक आधार पर बांटना नहीं चाहिए। जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जो मदरसे रिकॉग्नाइज्ड हैं, उन मदरसों के बच्चों को भी महाराष्ट्र के सभी स्कूली बच्चों के सर्वे के लिए इंक्लूड करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी से अभी हमारी मुलाकात हुई थी, तो खास तौर पे प्रधानमंत्री जी ने हमसे इस बात को कहा था कि मेरा विजन है, मेरी सोच है कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान। तो क्या उसके खिलाफ ये महाराष्ट्र सरकार काम करने जा रही है? उधर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मदरसा शिक्षा पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। जो राइट टू एजुकेशन है, जो कि कांग्रेस पार्टी के समय में राइट टू एजुकेशन का एक कानून बना है, उसमें बहुत स्पष्ट तौर से मदरसों को शिक्षा के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इस वजह से ये इस तरह का कन्फ्यूजन हुआ है, और उनका कहना है कि हमारी सरकार मदरसों में साइंस की एजुकेशन या अन्य जो शिक्षा लोग देना चाहते हैं उसमें हम मदद कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी उसमें मदद करेगी। इसमें कहीं किसी तरह का न तो कोई कन्फ्यूजन है और न कंट्रडिक्शन होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने 4 जुलाई को इस बारे में सर्वे कराने का फैसला किया है, जिसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन यानी ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी जो स्कूल नहीं जाते। राज्य सरकार के मुताबिक 1890 मदरसों में से 550 मदरसे बेसिक शिक्षा के विषयों को पढ़ाने पर राजी हैं, लिहाजा उनकी मान्यता पर कोई खतरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
फिलीपींस में नौका के डूबने से कम 36 लोगों की मौत हो गई है और इस नौका में क्रू मेंबर समेत 189 लोग सवार थे। पुलिस और कोस्ट गार्ड ने मिलकर अब तक 118 लोगों को निकाल लिया है। हादसे के बाद ओरमुक बंदरगाह से 1 किलोमीटर दूर 7 नावों ने लोगों को बचाने का काम किया। नौका ओरमुक से कोमोटेस द्वीप जा रहा था। तो खबरों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।